टॉपिक क्या चल रहा था? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, चाय पी लेंगे, चाय तो पीते रहते हैं। अच्छा, डिजीज डिजीज हो गया था या अभी होना है? डिजीज हो गया था। अच्छा, एक भी डिजीज नहीं हुआ था? अच्छा, दो डिजीज हो गया था, अल्जाइमर हो गया था। अच्छा, ठीक ठीक। एपिलेप्सी और अल्जाइमर, ठीक है। हाँ, तो अभी तो और भी हैं, दो चार लोग हैं। ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। बस बस, स्टॉप मैसेज। हाँ, चलिए नेक्स्ट रोग की हम बात करें। एपिलेप्सी हो गया था आपका, अल्जाइमर हो गया, गैलेक्सी A20, सुप्रभात। नेक्स्ट डिजीज है आपका पार्किंसन, ठीक है। पार्किंसन डिजीज। अब ये जो पार्किंसन डिजीज है, ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रोग ही होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में कंपन होने लगती है, ठीक। क्या होने लगता है? हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं, तो शरीर में कंपन होने लगती है। और ये शरीर में कंपन इसलिए होने लगती है कि आपके शरीर में जो डोपामीन प्रोटीन है, याद कीजिए जब मैं नर्व पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था साइनेप्स, और साइनेप्स पे मैंने बताया था ना एसिटोकोलिन, इपिनेफ्रिन और डोपामीन, कैल्शियम वगैरह ये सब पाया जाता है। या अगर वो याद नहीं होगा तो कल ही मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर मैंने क्या बताया था कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके शरीर में डोपामीन प्रोटीन कम बनी तो पर्याप्त मात्रा में ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। राहुल, झटके लगे, एक मिनट।
तब मरीज किसी को पहचान नहीं सकता। हाँ, पहचान भी सकता है, नहीं भी पहचान सकता है। जनरली केस में क्या होता है कि मिर्गी के केस में जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम सही ढंग से कार्य नहीं करता, और सेरिब्रम ही तो क्या करता है, आपकी याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ऐसा होता है। डोपामिन प्रोटीन होती है सचिन जी, जो हमारे शरीर में नेचुरली बनती है। तो जब डोपामिन प्रोटीन कम बनती है, तो डोपामिन प्रोटीन कम बनने के कारण हमारे शरीर में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। और बेसिकली जो तंत्रिकाओं के जो गुच्छे होते हैं, जिनको हम गैंग्लियॉन्स भी बोलते हैं, तो हमारे शरीर में जो बेसल गैंग्लिया होती है, बेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया का मतलब तंत्रिकाओं के गुच्छे, तो जो बेसल गैंग्लिया होती है, इसमें खराबी आ जाती है। किसके कारण? आपके डोपामिन प्रोटीन के कारण, जिसके कारण हमारे हाथों पैरों में कंपन होने लगती है। और ये भी क्या है, आपके एक तरीके से ओल्ड एज का, ये ओल्ड एज की बीमारी है। जैसे आपको बताया था मैंने पार्किंसन, वो अल्जाइमर वगैरह, ठीक है। बट आजकल ये युवाओं में भी देखा जाने लगा, विशेष तौर से वे यंग जनरेशन के लोग जो आपके लीकर, विस्की या फिर रम, इनको अगर हम कोल्ड ड्रिंक में मिला के पीते हैं, तो वे लोग पार्किंसन के रोगी हो जाते हैं, है ना। लाइफ में कुछ कर लेना, कभी भी ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर मत पीना, है ना। और इसका सबसे बड़ी पहचान है कि अपने हाथ को ऐसे स्टे करो। हाथ को स्टे करने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का कंपन हाथ में हुआ, तो समझ लेना कि पार्किंसन की शुरुआत हो रही है आपके अंदर, है ना। तो उससे अच्छा है दारू ही पीना छोड़ दो, है ना। बेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया का मतलब होता है तंत्रिकाओं के गुच्छे होते हैं सचिन जी, ठीक है ना। तो इन तंत्रिकाओं के गुच्छों में भी आवेग बहता है। तो डोपामिन प्रोटीन के कम बनने के कारण क्या होता है कि आवेग पूरी तरीके से नहीं बह पाता है, सेंसेशन नहीं जा पाता है ब्रेन के पास, जिसके कारण रिप्लाई नहीं आ पाता है, और फिर हमारे हाथों पैरों में कंपन होने लगती है, ठीक है। इसका रीजन होता है आपका डोपामिन प्रोटीन, ठीक है ना। इसके लिए दवा भी आती है, पैकेटेन दवाएं होती है जो नॉर्मली उपचार में लाते हैं, ठीक। तो ओल्ड जनरेशन के रोग, न्यू जनरेशन में भी ये अरे सोनम जी, जो ड्रिंक नहीं करते उनके हाथ पैर में कंपन हो रहा है, तो कंपन होने का मतलब खाली ये रोग थोड़ी हो गया है। आपको बुखार आता है तो भी उसमें हाथ पैर कंपन करता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी उसमें भी हाथ पैर कंपन करेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी उसमें भी हाथ पैर कंपन करेगा। इतना मत डरिए, इस एज में पार्किंसन जल्दी होता नहीं है। जो ड्रिंक का सेवन करते हैं, ठीक है, और विशेष तौर से कोल्ड ड्रिंक में मिला के करते हैं, उनको ये होता है, ठीक है। सबको नहीं हो पाता है। और ड्रिंक करने के भी तरीके होते हैं। आप दिन भर ड्रिंक करिए, कभी आपका लीवर नहीं डैमेज होगा, कभी किडनी नहीं डैमेज होगा, तरीके होते हैं उसके। हर चीज का सिस्टम होता है, बगैर सिस्टम पे चलोगे तो नुकसान तो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रोग चलते हैं। ये आप ही लोगों से संबंधित रोग है, डस्टर। थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा। सर, जो कभी नशा नहीं किया हो उसको, नशा तो सबके जीवन में होता है भाई, किसके जीवन में नशा नहीं होता है। नशे को आप लोग क्या समझते हो, खाली कि ड्रिंक का ही नशा होता है? सोडा तो लेना ही नहीं चाहिए। अब नशा, नशेड़ी तो चाय के भी होते हैं, तो वो भी तो नशेड़ी कहलाएंगे। नशा क्या होता है? जिसके लिए हम आदी हो जाएं। हाँ, यूपीएससी का नशा, ठीक है, सही बात है। बदनाम बेचारे पीने वाले होते हैं, नशेड़ी तो चाय के भी हैं दुनिया में। चलिए
नेक्स्ट रोग है आपका, तो जो पार्किंसन रोग की बात हो रही थी, तो पार्किंसन रोग में क्या होता है, दिव्या जी सुन लीजिए। पार्किंसन रोग में हाथ पैरों में कंपन होने लगता है, और ये हाथ पैरों में कंपन इसलिए होता है कि हमारे शरीर में डोपामिन प्रोटीन कम बनने लगती है, जिसके कारण बेसल गैंग्लियन में कार्य करने में प्रॉब्लम आने लगती है, और फिर हमारे हाथों पैरों में कंपन आने लगती है। ठीक है। दूसरा रोग है आपका हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग डिजीज, ये जो हंटिंगटन रोग है, फ्लैश तो आ रहा होगा, ये जो हंटिंगटन रोग होता है, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम, आपके शरीर में, ब्रेन में सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में अगर खराबी हो जाए, तो इन दोनों में खराबी के कारण क्या होगा कि व्यक्ति जो होता है वह भावनात्मक रूप से परेशान होता है, तथा उसका अपने शरीर के वायु संतुलन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, क्योंकि काम तो उसका यही है ना, वायु संतुलन को बनाना, और सेरिब्रम का क्या काम है, याददाश्त को करना। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सेरिब्रम और सेरिबेलम पूरी तरीके से कार्य नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, और ये अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इनका वायु संतुलन गड़बड़ हो जाता है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं हंटिंगटन डिजीज। और इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं, एक तरीके से ये युवा अवस्था में ही दिखते हैं। ठीक है, यानी वो अपने शरीर के संतुलन को नहीं बना पाता है, और वह भावनात्मक रूप से, आवाज अभी तो आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही है भाई? 1 मिनट, इसका वायर लूज है। सर वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, ठीक है ना। और अगर ये कंडीशन हो गई, अगर हंटिंगटन के लक्षण उत्पन्न हो गए, तो आप समझिए कि ऐसे रोगी की 10 से 15 सालों में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट रोग है आपका इनसोम्निया। इनसोम्निया लक्षण यही है, बैलेंस नहीं बना पाता है व्यक्ति, और जब बोलता है तो एक तरीके से जैसे पागल लोग बोलते हैं वैसे बोलते हैं, भावनात्मक रूप से परेशान होता है, लेथार्जिक बैठा रहता है, चुपचाप कुछ बोलता नहीं है। ठीक, हंटिंगटन डिजीज सेरिब्रम और सेरिबेलम में खराबी के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, और अपने शरीर की गति पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ठीक, नहीं वॉइस तो सही आ रही है, बीच में गड़बड़ होगी लेकिन अब ठीक आ रही है। हाँ ठीक ठीक, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका रोग का नाम है इनसोम्निया। अब इस रोग में क्या होता है कि आपका डायनसिफिलॉन खराब हो जाता है। डायनसिफिलॉन में खराबी के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, अनिद्रा रोग का शिकार हो जाता है, यानी उसको नींद कम आती है। ठीक, उसको नींद कम आती है।
जैसे अगर हम हंटिंगटन की बात करें तो अगर इसमें से कोई दिल्ली का अगर होगा, जो दिल्ली में रह रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट आपके दिल्ली में रहे, तो आपने देखा होगा कि ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग फरवरी, लॉकडाउन लगा मार्च में, जनवरी की बात है। जनवरी में मेट्रो में एक व्यक्ति था, पुलिस वाला था, और वो मेट्रो में जैसे शराबी नहीं टहलते रहते हैं, झूमते रहते हैं, वैसे वो झूम रहा था और कुछ औरतें और लड़कियां भी बैठी थी। तो इसी चक्कर में वो गिर भी गया, उनका हाथ पैर पकड़ लिया और उसके बाद मेट्रो के सब लोग समझे कि ये क्या है, ड्रिंकर है, दारू पिया हुआ है। फिर उसको पकड़ के बाहर निकाले, बहुत सारी गाली पकड़ भी दे रहे थे और तुरंत उसमें मीडिया सक्रिय हो गई। पुलिस वाले ऐसे हैं, दारू पी के लड़कियों को छेड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट वो रियल व्यक्ति किससे शिकार था? हंटिंगटन का, ठीक है ना? उसकी याददाश्त कमजोर थी, वो सही ढंग से बोल नहीं पा रहा था, अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और वो कोई ड्रिंक नहीं किया हुआ था। और बाद में पता चला कि बहुत ईमानदार पुलिस वाला था और वो ऑन ड्यूटी भी था वो, ठीक है। तो हंटिंगटन रोग में क्या होता है, आप अपने शरीर को बैलेंस नहीं रख पाते हो और आपकी जो जुबान भी होती है, जैसे शराबी लोग बोलते हैं वैसे लोग बोलने लगते हैं। तो हर व्यक्ति को ऐसे समझ के आप मत समझ दीजिएगा कि ये ड्रिंक किया हुआ है, दारू पिया हुआ है वगैरह। हो सकता है कि बेचारा हंटिंगटन का रोग भी हो, है। और जो दारू होती है वो आपके नर्वस सिस्टम पे ही तो अटैक करती है और ये भी तो बीमारी नर्वस सिस्टम का ही है, ठीक है। अब इंसोम्निया की बात कर रहे हैं तो इसमें डायनसेफेलॉन की खराबी के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है, इसको हम अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। दूसरी रोग एनोस्मिया, ठीक। अब एनोस्मिया क्या होता है, इसमें आपका जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक, कौन सा? ऑल्फैक्टरी लोब, जिसको हम बोलते हैं घ्राण पिंड। और ऑल्फैक्टरी रोग का किसका रोग? अनिद्रा का इलाज। अनिद्रा, नींद नहीं आ रही तो आप सोइए, इसका यही इलाज है। मेडिसिन आती हैं, उस मेडिसिन से आपका इलाज होता है और आपको मेडिसिन मिलेगी नहीं। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो मेडिसिन होती है वो नॉर्मल व्यक्ति को कभी नहीं दी जाती। अगर केमिस्ट देगा तो जेल जा सकता है। एक सिंपल नींद की दवा नहीं मिलती है तो इन सब की तो छोड़ ही दीजिए, ठीक। एमनोस्मिया क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब में खराबी के कारण, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब में खराबी के कारण व्यक्ति के अंदर सूंघने की क्षमता, एल्प्राजोम नींद की दवा है भाई दीपक शर्मा, दवा मत पूछिए अब यहाँ पे। अब दवा चलेंगे तो मैं तो इतना दवा बता दूंगा कि आप परेशान हो जाओगे, है ना। 5 साल में दवाई ही सीखा हूं। खैर चलिए, एनोस्मिया ये क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब में खराबी के कारण हमारे अंदर सूंघने की क्षमता जो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वह कंडीशन कहलाती है आपकी एनोस्मिया, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी ये बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। किन में होता है? बच्चों में होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये उस समय भी हो सकता है और पैदा होने के 3-4 साल के बाद भी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों का जो मोटर यानी जो चालक न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स में खराबी उत्पन्न हो जाती है और मोटर न्यूरॉन्स में खराबी के कारण जो बच्चे का सेरिब्रम है वह कार्य करना बंद कर देता है, यानी बच्चा कैसा हो जाता है? मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, ठीक है। नहीं, उसमें ऑल्फैक्टरी नोब खराब नहीं होती है,
ठीक है ना। जब आपको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो जो आपकी नेजल चैम्बर होती है ना, इस नेजल चैम्बर्स में जो न्यूरॉन्स जुड़ी होती हैं, उस न्यूरॉन्स पे कवरिंग हो जाती है एक प्रकार से, तो स्मेल आपके ब्रेन तक नहीं जा पाता है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते, तो वो न्यूरॉन्स खराब नहीं होती। जैसे जैसे आपका कोल्ड ठीक होता है, वो आराम से वो लेयर हटती जाती है। साइनस में अदिति क्या होता है कि जो आपकी ये हड्डी होती है ना, वो हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ जाती है, जिसके कारण एयर का पैसेज सही ढंग से नहीं हो पाता है और आपको लगातार छींक और खांसी आती रहती है। ठीक, हाँ बता दे रहे हैं फिर से। सेरिब्रल पैल्सी जो होता है ये बच्चों में होता है, विशेष तौर से बच्चों में जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जो चालक न्यूरॉन्स होती हैं, तो चालक न्यूरॉन्स में या मोटर न्यूरॉन्स में खराबी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बच्चे का सेरिब्रम कार्य करना बंद कर देता है या कम कर देता है। इनसोम्निया जो होता है, अब रुकिए एक बार मुझे फिर से बता देने दीजिए, आराम से आप सुन लिया करिए एक बार। इनसोम्निया जो होता है डेनसिफेलॉन में खराबी के कारण उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति अनिद्रा रोग का शिकार हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, बस सिंपल इतना। सेरिब्रल पैल्सी जो होता है ये बच्चों में होता है, ठीक है। और अगर कोई यूपीपीसीएस एग्जाम देता है तो रट ले, ये पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, हर 2 साल के बाद ये क्वेश्चन जरूर आता है। 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीपीसीएस के कि आना ही आना है आपको, ठीक है ना। और साइंस के तो 6 क्वेश्चन पेट है, उस जगह से क्वेश्चन आना ही आना है यूपीपीसीएस का। और ये ट्रेंड में लगातार 5-6 साल से देख रहा हूं, 100% उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो 6 क्वेश्चन तो आपके जुबान पे हम रटवा देंगे, वो आना ही आना है यूपीपीसीएस में हर बार। तो अब जो ये है मोटर न्यूरॉन्स में खराबी के कारण बच्चों में क्या होता है, सेरिब्रम कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेड हो जाते हैं। ये जन्म के समय भी हो सकता है और जन्म के 3-4 साल के बाद भी हो सकता है। 3-4 साल के बाद ये नॉर्मली जन्म से लेके 4 साल तक का आप एवरेज मान के चलिए, 4-5 सालों के बाद ये संभवतः देखने को नहीं मिलता, तो ये बच्चों का ही रोग है। हाँ सुनंदी, साइनस ठीक हो सकता है, साइनस 100% नहीं 101% ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो नहीं ठीक हो सकता है, सब रोग ठीक हो सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए बस। साइनस से तो छोटी मोटी चीज है, साइनस, डायबिटीज, थायराइड सब सही हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिजीज आपका सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया है, इसका सीधा रिलेशन होता है डिमेंशिया से, ठीक है। और डिमेंशिया में मैंने क्या बताया था, क्या होता है, याददाश्त से रिलेटेड है ना। तो ये जो आपका रोग है सिजोफ्रेनिया, ये एक प्रकार से डिमेंशिया से रिलेटेड रोग है, याददाश्त से संबंधित ये रोग है आपका। इसमें क्या करता है कि आपका जो सेरिब्रम है ये इस तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है कि आप जो कुछ भी सोचते समझते हो, जो कुछ भी, यानी आप जो भी कल्पना करते हो उसी कल्पना को आप हकीकत समझने लगते हो, जबकि वास्तविकता को नहीं। रियलिटी को इसमें नहीं व्यक्ति पहचान पाता है, जो वो सोचता है उसको लगता है कि यही सही है, जो उसके कल्पना में होती है, जो वो कल्पना करता है उसको लगता है कि यही सब सही है, एक यानी कि एक वर्चुअल दुनिया में वो रहता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। यानी कि यह किस में होता है, अधिकतर ये युवावस्था में होते हैं और ये डिमेंशिया से संबंधित रोग है, अर्थात याददाश्त से संबंधित रोग है। इसमें व्यक्ति कल्पना को सत्य समझने लगता है, जबकि वास्तविकता को नहीं, ठीक है। कल्पना को वो क्या करने लगता है,
अब कल्पना लड़की का नाम नहीं है, कल्पना का मतलब जो वो सोचता है ना, उसको क्या करने लगता है, वो सच समझने लगता है, जबकि वास्तविकता को नहीं, है ना। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में देख लीजिएगा, लक्षण भी इसका याद रख लीजिएगा, अकेलापन, अलगाव और आलसीपन। अकेलापन, अलगाव एवं आलसीपन इसके प्रमुख लक्षण। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहना पसंद करे, है ना, आलस ज्यादा व्यतीत करे, तो तुरंत आप उसकी वॉचिंग करना शुरू कर दो, हो सकता है कि वो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है ये शुरू में माइन्यूट लेवल पे एंट्री करता है, ठीक है। रामेश्वरी जी, सिजोफ्रेनिया में जो होता है आपका सेरिब्रम गड़बड़ होता है, ठीक है। और ये भी यंग जनरेशन के ही रोग हैं, सिजोफ्रेनिया। हाँ, ठीक कर सकते हैं श्रुति जी, मैंने क्या बोला, बीमारी कोई ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं ठीक कर सकते, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और आप समझ जाइए कि हर बीमारी का जो दवा होता है, इलाज जो होता है, वो सिर्फ दवा नहीं होता है। दवा के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम डिजीज को ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए तो दवा ही प्रीफर हम नहीं करते हैं, कभी भी मत खाओ कोई डायबिटीज। ऐसी बात नहीं है कि हर्ष जी साइंटिस्ट सबसे अलग रहना पसंद करते हैं, वो भी इंसान होते हैं, ठीक है। और वो अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जिस काम में लगे रहते हैं उस काम के लिए उनको पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। वो पीसफुल एटमॉस्फेयर के कारण वो अलग रहते हैं, और वो जिस चीज पे रिसर्च करते हैं, जिस चीज को सोचते हैं, उनका एक डायमेंशन होता है ना। लेकिन दूसरे व्यक्ति भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप देखिए, एक साइंटिस्ट सोचता है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसका एक वन डायमेंशन सोच होता है। चलिए नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया के बाद हम चलते हैं प्रोजेरिया। ये सब तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। प्रोजेरिया मूवी देखा होगा आप लोगों ने, एक पा। नहीं दिव्या जी, अगर कोई अकेले रहना पसंद करे तो उसको रोग नहीं है, लेकिन अकेले वो बहुत दिन तक रहेगा तो रोगी हो जाएगा, है ना। और अकेले रहना क्या है, इंसान हो, आप इस दुनिया में आए हो, है ना? क्यों अकेले रहना है, किस लिए अकेले रहना है। और फैमिली के साथ रहो, लोगों के साथ रहो। 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को जीना चाहिए। तो उसमें भी अकेले रहेंगे, उदास बैठे रहेंगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम लगता है कि उन्हीं के पास है ना। आराम से पढ़ो लिखो, एंजॉय करो, नौकरी पाओ। हाँ, ले दे के दुखी रहेंगे कि इसने मेरा वो कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, लात मारो सबको। मेरा एक फंडा हमेशा याद रखना, है ना, लाइफ में तुम्हारे कैरियर के बीच में कोई भी रुकावट बन रहा है तो दोनों पैरों से लात मार के उसको बाहर करो। आज तुम सक्सेस नहीं होगे तो लाख लोग, 10 लोग तुमको गाली देंगे, तुम्हारे परिवार के लोग गाली देंगे, अरे बहुत पढ़ा, कुछ नहीं किया। कितना भी तुम बुरे हो, सक्सेस हो जाओगे तो अच्छे बन जाओगे, है ना। अब पुराने काल से जो रीति रिवाज हैं उस पे हम अपना संस्कार का अचार नहीं डालना है ना। संस्कार अपने लिए अपनाओ, दूसरों पे अगर अपने संस्कार को लागू करोगे तो मानने वाला नहीं है। एक गाल पे तमाचा, एक थप्पड़ खा के दूसरा परोसने वाला नहीं है। एक गाल पे थप्पड़ मारे, सीधे निकालो, ठोक दो, काम खत्म, है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब वो जमाना गया जब गधा पकौड़ी खाता था, है ना। हम चंद्रमा को भगवान मानते थे, आज चांद का दिन है, उल्लुओं का त्योहार है।
बेचारे आज के दिन तो कुछ लड़के भी व्रत रहते हैं। बताओ क्या मेंटल स्टेटस हो गया है लोगों का। एकांत में स्टडी नहीं होती है ना। स्टडी के लिए एकांत नहीं चाहिए, स्टडी के लिए आपका कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक, अगर आप माइंड लेवल पे स्ट्रांग है तो 5 लोगों के बीच भी आप पढ़ सकते हैं। अगर माइंड लेवल से आप वीक हैं तो आप अकेले भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, मेंटल लेवल को आप स्ट्रांग कीजिए, और मेंटल लेवल को स्ट्रांग करने का बस एक ही तरीका है जो मैं करता हूं, आई एम बेस्ट। ठीक, हमेशा अपने आप को मानिए कि हम बेस्ट हैं, आपके अंदर ये एक यूनिक चीज है और मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये कर सकता हूं, अब क्यों नहीं करूंगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्यों नहीं, तैयारी तो इसीलिए कर रहे हो ना, सक्सेस होने के लिए। तो बस एक चीज जानिए कि आपको करना है और यही करना है और कोई काम नहीं करना। एक काम जो मैं कर रही हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसको मुझे करना ही करना है, चाहे वो कोई भी कंडीशन आ जाए। उस काम को करने में आपके चारों तरफ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को उठाओ और कूड़ेदान में डाल दो, चाहे वो कोई भी। ठीक है, आप सक्सेस हो जाओगे, 100% सक्सेस हो जाओगे, है ना। 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए ये थोड़ा सा मोह माया जो है ना, इसको आप अलग कर दो। सारी मोह माया अपने किताबों के साथ लगा दो, है ना। जिसको आई लव यू बोलते हो उसको बंद कर दो, अपनी किताबों को आई लव यू बोलना शुरू कर दो। ये बाबू सोना मोना सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। केवल अपने सारा चीज, अपने बुक्स, अपने न्यूज़पेपर, इस पे लगा दो। आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। और जो सेलेक्ट होते हैं वो यही करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं वो यही करते हैं। आप सोचो कि हम सब कुछ करते रहें, पार्क में घूमते भी रहें, पार्टी भी करते रहें, कॉफी भी पिलाते रहें और आईएएस का तगमा भी लग जाए तो 99.9% नहीं होता। ये फैक्ट है, इन सब चीजों को आप भी जानते हो, इन सब चीजों को हम भी जानते हैं। हम लोग इसमें जिए हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। और फर्क कितना होता है कि कुछ कड़वी बातें भी निकल जाती हैं जो स्टूडेंट्स को बुरी भी लग जाती हैं। तो बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वो जिंदगी जिए हैं और आप लोगों को तो कमियां बताने वाले मौजूद हैं। हम लोगों को कोई कमियां भी नहीं बताता था। जो कुछ करना था सेल्फ करना था, सब कुछ सेल्फ करना था। उसके बावजूद हम लोग लास्ट पोजीशन पे पहुंचे, 3-3, 4-4 बार लास्ट पोजीशन पे पहुंचकर फिर फेल हुए। और कलाम जी बोलते हैं ना कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो सफल व्यक्तियों से अच्छा है असफल व्यक्तियों की कहानियां पढ़ो, है ना। लाइफ में एक ही बार सचिन तेंदुलकर बनता है और वो बन चुका है, अब दोबारा कोई नहीं बनेगा। सचिन कोई नहीं बन सकता है, एपीजे कलाम कोई नहीं बन सकता है। अब जो भी बनेगा उससे बेटर बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना। आप सोचते हो कि हम सचिन बने, कभी नहीं बन पाओगे। एपीजे कलाम बने, कभी नहीं बन पाओगे। जो बनना था वो बन गया, टाइम हो जाएगा ज्यादा। हम लोग चलते हैं प्रोजेरिया पे, आ जाओ, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक, हाँ शुभम जी, मैं मेल कर दूंगा आपको, आप मेल दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा डायबिटीज केयर क्या है। बहुत आसान है, वो हो जाएगा। चलिए पहले हम अपने टॉपिक पे चले, नहीं टाइम निकल जाएगा। प्रोजेरिया क्या है? ठीक है, ये एक प्रकार की जेनेटिकल डिसऑर्डर है और ये आनुवंशिक रोग है और ये लगभग 8 लाख बच्चों में से 1 बच्चों में ये पाया जाता है। ठीक, 8 लाख बच्चों में से 1 बच्चों में ये पाया जाता है और ये अत्यंत दुर्लभ वंशानुगत रोग है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक तरीके से हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। बहुत दुर्लभ रोग है, लगभग 8 मिलियन बच्चों में से किसी एक बच्चे में ये होता है और इसको हम हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है
कि बच्चों में बुढ़ापे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों में बुढ़ापे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कभी आप, एक बहुत पहले मूवी आई थी पा मूवी, वो भी इसी तरीके से उसमें डिजीज को दिखाया गया था, प्रोजेरिया। ठीक है, और ये एक प्रकार से, जो देखिए मैंने आपको जीन पढ़ाया ना, तो जो जीन होती हैं, ऐसी जीन जो न्यूरॉन्स को बनाती हैं, तो वे जीन क्या हो जाती है, उन जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने के फलस्वरूप क्या हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में बुढ़ापे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, इस डिजीज को हम बोलते हैं प्रोजेरिया। आठ मिलियंस आदर्श जी, बहुत कम होता है ये, क्योंकि दुर्लभ रोग है ना। ये जो आपका जीन होता है, ठीक है ना, उस जीन के आधार पर इनका नाम रखा गया है हचिंसन जीन, और इस वजह से हम इनको बोलते हैं हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। ठीक, हाँ तो शशि जी सुनिए, प्रोजेरिया जो रोग होता है, ये प्रोजेरिया रोग एक प्रकार का दुर्लभ वंशानुगत रोग होता है, जो तंत्रिकाओं में खराबी के कारण होता है। तो सामान्यतः ये जीन म्यूटेशन के कारण, जीन में उत्परिवर्तन के कारण जो तंत्रिकाएं होती हैं वो खराब हो जाती हैं, जन्मजात रोग होता है ये 8 मिलियन बच्चों में से किसी एक को ही होता है। और इस रोग में क्या होता है कि बच्चों में बुढ़ापे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उस रोग को हम बोलते हैं प्रोजेरिया। ठीक है, दूसरा रोग आपका पोलियो। ठीक, इसको हम पोलियो माइलाइटिस भी बोलते हैं, पोलियो माइलाइटिस। अब इस पोलियो माइलाइटिस में क्या होता है, हाँ, इनकी लाइफ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट बुढ़ापे के लक्षण बचपन से ही आना शुरू हो जाते हैं। अब जो पोलियो रोग होता है, आपको पता है सबको यहाँ पे, पोलियो एक वायरस के द्वारा रोग होता है, विषाणु के द्वारा। उस विषाणु को हम बोलते हैं पोलियो वायरस। भारत सरकार द्वारा पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाया गया। ठीक है, और भारत में पोलियो रोग के जो जनक हैं, पोलियो से लड़ने वाले, वो थे डॉक्टर टी जैकब साहब, है ना। उन्होंने पोलियो के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया था। वर्ल्ड लेवल में पल्स पोलियो को लेकर अभियान चलाया गया WHO के द्वारा, और भारत में पोलियो को लेकर 2 बूंद जिंदगी की स्लोगन आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो जो पोलियो रोग होता है, एक वायरस जनित रोग है, जो कि पोलियो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? पोलियो वायरस से फैलता है, और ये आपके तंत्रिका कोशिका के साइटोन एवं स्पाइनल कॉर्ड, साइटोन एवं स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। डॉक्टर टी जैकब, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, इरेडिकेशन प्रोग्राम है ना, कुछ हेल्थ की चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। वैक्सीनेशन जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, परेशान न होइए। ठीक है, भारत में पोलियो से संबंधित जो चर्चित डॉक्टर हैं वो डॉक्टर टी जैकब है। पोलियो के खिलाफ 2 दवाएं प्रयोग में लाती थी। वैक्सीन जो इस्तेमाल होता था, साल्क एंड साबिन। ऐसी वैक्सीन एक तो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी, और दूसरा ड्रॉप के माध्यम से दी जाती थी। तो ड्रॉप के माध्यम से देना आसान है। तो जो पोलियो वायरस होता है, ये पोलियो वायरस आपके तंत्रिका कोशिका के साइटोन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिसके कारण लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जो कि सामान्यतः बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। ठीक है, और अगर एक बार आपको पोलियो हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, इतना भी समझ लीजिए।
पोलियो हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है, पोलियो न हो उसके लिए उपाय है 2 बूंद जिंदगी की। ठीक, तो इतने रोग आपके किसके थे? तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ठीक है ना। लाइफ साइंस के 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, है ना। वो दोनों चैप्टर हैं, एक तो है आपका ग्लैंड्स और दूसरा है आपका एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिटिव पदार्थ आते हैं और उसके साथ फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक अभी आपके लाइफ साइंस में है। पहला है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, और दूसरा टॉपिक है आपका एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 2 मेन आपके अभी लाइफ साइंस के टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हमको करना है, और ये 2 टॉपिक फिनिश होते ही जिस प्रकार जिन न्यूट्रिशन के कारण बच्चे वृद्ध हो जाते हैं, आदमी भी वृद्ध हो जाता है। हाँ, रिस्पायरेटरी भी है, रिस्पायरेटरी छोटा सा वो है। टॉपिक तो बहुत सारे बायोलॉजी की चलेंगे तो साल भर तो बायोलॉजी चलती रहेगी। जिन न्यूट्रिशन के कारण बच्चे वृद्ध हो जाते हैं, ठीक है, तो आदमी भी नॉर्मली वृद्ध हो जाता है। तो आदमी कैसे वृद्ध हो जाता है? आदमी वृद्ध इसलिए जाता है कि आदमी के चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर नॉर्मल व्यक्ति है, एज बढ़ने के साथ साथ उसकी सेल की जो पोटेंसी होती है वो कम होने लगती है। तो सेल की पोटेंसी कम होने के कारण उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फिर एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सेल की ग्रोथ बंद हो जाती है, और जब सेल की ग्रोथ बंद हो जाती है तो आदमी बुढ़ा होने लगता है। प्रोजेरिया रोग का नाम है, और जिस जीन में म्यूटेशन के कारण होता है उसको हम बोलते हैं हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। टॉपिक तो बायोलॉजी के बहुत सारे हैं। बेसिकली हमको देखिए, बात ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर अब उसमें तो प्लांट भी बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, हमको कहेंगे तो हम तो साल भर आपको बायोलॉजी पढ़ाते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली हमको उन्हीं टॉपिक को फोकस करना है जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर तो प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो हमको उस टॉपिक को फोकस करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम से भी जो क्वेश्चन आता है वो माइट्रोकांडिया से रिलेट करके आता है, और माइट्रोकांडियल डीएनए टेक्नोलॉजी को हम मेंस में पढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपका फुल सिलेबस हम तैयार करवाएंगे।
अब आ रही है साउंड? यस सर, साउंड आ रहा है। ओके ओके ओके। ओके, लाइट चली गई थी बीच में। पोलियो लास्ट डिजीज था, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। अब उसके बाद हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है आपका इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, वन मिनट। इंडोक्राइनोलॉजी, और इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। तो उसके पहले जो ग्रंथि होती है, हम देखेंगे कि ग्रंथियां क्या होती हैं। तो ग्रंथियां वे होती हैं, ये एक प्रकार से ये कोशिकाओं का समूह होती हैं। जो ग्लैंड्स होती हैं इनको हम ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथियां, तो आपके शरीर में जो ग्रंथियां होती है वो कोशिकाओं का समूह होती हैं, एक ग्रुप होती हैं, कोशिकाओं के समूह होती हैं जो अपने अंदर से तरल पदार्थों को स्रावित करती हैं। यानी ग्रंथियां कोशिकाओं के वे समूह होते हैं जो अपने अंदर से तरल पदार्थों को स्रावित करते हैं। तो पदार्थों के स्रावित करने के कारण, उन पदार्थों के प्रकृति के कारण ग्रंथियां सामान्य तौर पर तीन प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरे को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है ना। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। ठीक है, यानी कि जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना है अभी? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो उसके पहले हम देखेंगे कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, तब तो हम इंडोक्राइन पे चलेंगे। तो जो ग्रंथियां होती हैं ये कोशिकाओं के समूह होते हैं जो अपने अंदर से तरल पदार्थों को स्रावित करते हैं। और तरल पदार्थों के स्रावित जो वो करते हैं, तो उन तरल पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जो ग्रंथियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन को हम बोलते हैं वही स्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन्स को हम बोलते हैं अंतः स्रावी ग्रंथि,
और मिक्स को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक, अब ये जो एक्सोक्राइन आपकी जो ग्लैंड्स हैं, ये किसका श्रावण करती हैं, किसको स्रावित करती हैं? एंजाइम्स को। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको स्रावित करती हैं? हार्मोन्स को। और ये किसको स्रावित करती हैं? दोनों को, एंजाइम एवं हार्मोन्स, दोनों को स्रावित करती है। कौन? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो ग्रंथि जो होती हैं वे क्या होती हैं? एक तरीके से कोशिकाओं के समूह होते हैं, और ये जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो अपने अंदर से तरल पदार्थों को स्रावित करती हैं, और जिस पदार्थ को वो स्रावित करती हैं उन पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जो ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, ये क्या स्रावित करती हैं? एंजाइम्स। दूसरी होती है एंडोक्राइन, ये क्या स्रावित करती हैं? आपके हार्मोन्स। तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित। ठीक, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स को भी स्रावित करती हैं और एंजाइम्स को भी स्रावित करती हैं, दोनों को स्रावित करती हैं। और हमारे शरीर में एक ही इसका एग्जाम्पल है, और वो है हमारा पैंक्रियाज, अग्न्याशय। तो जो अग्न्याशय होती है हमारे शरीर में कैसी होती हैं? मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है। ठीक, अब चलते हैं, हमको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहां पे स्टडी नहीं करना है। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहां पढ़ेंगे? पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, है। किसमें पढ़ेंगे हम लोग इसको? पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। ठीक है, ये कई प्रकार के एंजाइमों को स्रावित करता है। दूसरी ग्रंथि होती है हमारी लार ग्रंथि, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि, जहां से दूध स्रावित होता है। ठीक है ना। टीयर ग्लैंड, आंसू ग्रंथि, ये भी क्या करती है? जब आप रोते हो तो रोते समय जो आपका आंसू निकलता है, उस आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरियल संक्रमण नहीं होने देता, जीवाणुओं से आपकी आंखों को बचाता है, धूल से बचाता है, जिसके कारण आपकी आंखें क्या होती हैं? सुंदर दिखती हैं, अच्छी रहती हैं। तो जितना रोओगे उतना आपकी आंखें क्या होंगी? सुंदर दिखेंगी, अच्छी दिखेंगी, है। और ये कहने की जरूरत नहीं कि कौन सबसे ज्यादा रोता है ना। जो ज्यादा रोता है उसकी आंखें भी सुंदर होती हैं। तो अब आप चाहते हो कि आपकी आंखें सुंदर हो तो आप रोना शुरू करो, है। क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से जो आंसू निकलता है, उस आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं। ठीक, तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? हमारे बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है? अपने अंदर से जो पदार्थ को स्रावित करता है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लें। पहला है आपका पीनियल ग्लैंड्स। ठीक,
दूसरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तीसरा है आपका थायराइड ग्लैंड। क्लियर? बहुत सारे ग्लैंड्स हैं इंडोक्राइन के, और हम लोग अभी स्टडी करेंगे ही इंडोक्राइन ग्लैंड्स के, तो उसमें आ जाएंगे और भी। थायराइड के बाद फिर थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक। अब जो आपका तीसरा है मिश्रित, मिक्स ग्लैंड, तो मिक्स ग्लैंड का एक ही उदाहरण है, वो है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम बोलते हैं अग्न्याशय। तो जो अग्न्याशय है हमारा, वो कैसा है? मिक्स्ड ग्लैंड है, पैंक्रियाज होता है। ये एंजाइम्स को भी स्रावित करता है, आंख से जो पानी निकलता है, एक्चुअली आंख में दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है लेक्राइमल ग्लैंड्स, दूसरी होती है मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है? तो मेबोमियन ग्लैंड्स क्या करती है? एक तरल पदार्थ को स्रावित करती है ना, उसके कारण हमारी आंखें क्या होती हैं? नम रहती हैं, और पलकें जो होती हैं फ्रिक्शनलेस ब्लिंक करती हैं, घर्षण रहित झपकती हैं। लेकिन जो दूसरी होती है लेक्राइमल, या इसको हम टीयर ग्लैंड्स बोलते हैं, उससे क्या निकलता है? आपका आंसू निकलता है, तो वो अच्छे के लिए निकलता है। अगर जरूरत से ज्यादा आंखों से पानी आ रहा है, तो किसी न किसी ग्रंथि में सूजन है, सूजन के फलस्वरूप पानी निकल रहा है, तो धीरे धीरे ये आपके रेटिना पर भी इफेक्ट डालती हैं, आपके लेंस पे भी इफेक्ट डालती हैं, तो नुकसान तो होता ही है। तो जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है, वो कौन सी है? आपकी पैंक्रियाज है। अब यहां पे दो चीज आप देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो एंजाइम्स, और दूसरी चीज आप देख रहे हो हार्मोन्स। तो एंजाइम्स एवं हार्मोन्स, सर जो पैंक्रियाज से एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलेगा, तो वो सेम वही होंगे? विद्या जी, अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है? तो पैंक्रियाज जो होता है, उसका 99% पार्ट एंजाइम्स को स्रावित करता है, केवल 1% पार्ट हार्मोन्स को स्रावित करता है। ठीक है ना? तो पैंक्रियाज से 4-5 प्रकार के आपके एंजाइम्स निकलते हैं, 3-4 प्रकार के आपके हार्मोन्स निकलते हैं, अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग एंजाइम्स और अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है ना? बट एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं, इनका नेचर बिल्कुल अलग अलग होता है। एंजाइम्स जो होते हैं, वो किसी भी अभिक्रिया को करते नहीं है। ठीक है? कोई अभिक्रिया हो रही है, उसको बस या तेज कर देंगे या तो फिर धीमा कर देंगे। अर्थात कि एंजाइम्स जो होते हैं, वो एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसी भी अभिक्रिया को या तो तेज कर देंगे या तो उसको धीमा कर देंगे। अगर तेज कर देंगे, मेमोरी ग्लैंड्स लिखा हुआ है शशि जी, ठीक है, इसको दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी अभिक्रिया को या तो तेज कर देंगे या तो धीमा कर देंगे, लेकिन कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो वैसे पदार्थ कहलाते हैं आपके एंजाइम। ठीक? लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जहां पे भी जाते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है? यानी एक बार हार्मोन्स आपका निकला, वो अभिक्रिया में भाग लिया और वो समाप्त हो गया, अब फिर दोबारा वो निकलेगा। लेकिन एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बार बार नहीं निकलते, एक ही बार निकलते हैं और ये आपकी एक्टिविटी को करते रहते हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स में यही सबसे बड़ा एक अंतर है कि एंजाइम्स कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और हार्मोन्स सदैव अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा अंतर यह है कि एंजाइम्स की जो प्रकृति होती है, वह प्रोटीन की होती है। ठीक? एंजाइम्स जो बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि हार्मोन्स जो होता है, वह प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह सबसे मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो ये दो डिफरेंस है। तीसरा, अगर हम अंतर की बात करें तो एंजाइम्स का जो संश्लेषण होता है वह लगभग शरीर की प्रत्येक कोशिका में हो सकता है, लेकिन हार्मोन्स केवल और केवल इंडोक्राइन्स में बनती है। हार्मोन्स केवल कहां बनेगी? अंतःस्रावी ग्रंथि में बनेंगी, लेकिन एंजाइम्स जो होती हैं वो आपके एक्सोक्राइन में तो बनती ही बनती हैं, इंडोक्राइन से भी बन जाती हैं, जैसे आपका पैंक्रियाज। ठीक। दूसरी, जो आपके एंजाइम्स होते हैं जब ये आपके अंगों कोशिकाओं में बनते हैं तो वे अपनी ही नलिका के द्वारा किसी दूसरे अंगों में पहुंचते हैं। यानी एंजाइम्स के जाने के लिए मार्ग फिक्स होता है, ये नलिकाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचते हैं। जैसे लीवर में बना तो लीवर में बना तो नलिका के द्वारा वो गाल ब्लैडर में पहुंचेगा, गाल ब्लैडर से फिर आपके ग्रहणी में पहुंचेगा। यानी कि एंजाइम्स के जाने का जो मार्ग होता है वह नलिका युक्त होता है, लेकिन हार्मोन्स जो इंडोक्राइन्स होती हैं या जो हार्मोन्स होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। हार्मोन्स निकला नहीं कि सीधे कहां चला गया? ब्लड में। ठीक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो एंजाइम्स जहां से निकलता है, जहां जाता है वहीं पे कार्य करता है। एक लीवर में बना, लीवर से बनने के बाद जहां गया वहां पे काम किया, या तो लीवर पे काम किया। लेकिन हार्मोन्स क्या होते हैं? ये आपके बॉडी के हर पार्ट पे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू क्या करते हैं? पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स जहां से स्रावित होते हैं सामान्यतः वहीं पे कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन्स जो होता है रक्त के माध्यम से दूसरे अंगों पर भी कार्य करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि एंजाइम्स रक्त में, हाँ, हाइपोथैलेमस जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से, बताया था आपको मैंने। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो रक्त में मुक्त नहीं होते, जबकि हार्मोन्स क्या होते हैं? सीधे आपके ब्लड में जाते हैं। क्लियर? अब हमको जो स्टडी करनी है इसमें वो किसकी करनी है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स की करनी है। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज इंडोक्राइनोलॉजी। 1 मिनट साइलेंट करना मैं भूल गया मोबाइल को। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स। ठीक, तो पहली चीज कि जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्या, कैसे पूछा जाता है? पहली चीज ये पूछी जाती है, ऑब्वियसली दीपक जी टेक्नोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरा कोर सब्जेक्ट है साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा सब्जेक्ट है मेरा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक, दोनों में पढ़ाता हूं। तो अभी तो आपको साइंस टेक पढ़ाना है पूरा कंप्लीट, उसके बाद फिर देखा जाएगा, जैसे टाइम रहेगा वैसे देखा जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाँ जी ऑफलाइन में भी मैं ही पढ़ाता हूं। ऑफलाइन का दिल्ली का जो साउथ ब्रांच है, साउथ ब्रांच में मैं ही पढ़ाता हूं, और साउथ ब्रांच में मैं नियर अबाउट 2013-14 से पढ़ा रहा हूं और कंटिन्यू पढ़ाता हूं। ठीक, और इसके साथ साथ चाणक्य के और भी ब्रांच में
पढ़ाते रहते हैं। चलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखते हैं हम। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देखिए पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि आपके शरीर में कहां पाई जाती है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरा क्वेश्चन जो आता है, कौन सा हार्मोन से स्रावित होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि उसकी पोजीशन पूछी जाती है कि ये आपके शरीर में होती कहां पे है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि उस कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है कि हार्मोन्स की कमी और हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है। यानी जो तीसरा क्वेश्चन टाइप है वो आपके कौन सा है, आपके रोग का। इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। उनकी स्थिति क्या है, आपके शरीर में कहां होती है, कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और उस हार्मोन से आपका कौन सा रोग होता है। बस 3 चीज, 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, तो अब इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम देखें कि जो आपके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स टर्म किसने दिया था। तो हार्मोन्स टर्म देने वाले थे स्टारलिंग साहब, साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे पहले हार्मोन्स टर्म दिया था। ठीक है, और इसी हार्मोन्स को, अच्छा फर्स्ट हार्मोन्स, जो फर्स्ट हार्मोन्स डिस्कवर्ड, पहला हार्मोन्स जो ढूंढा गया था उसका नाम था सिक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन्स डिस्कवर्ड सिक्रेटिन। ठीक, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो सबसे पहले अध्ययन किए थे वो थे आपके थॉमस एडिसन साहब। तो थॉमस एडिसन को बोला जाता है फादर ऑफ इंडो क्राइनोलॉजी। किसको बोलते हैं, थॉमस एडिसन साहब को। सॉरी, एडिसन में के नाम में SION। ठीक, तो थॉमस एडिसन साहब को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि हार्मोन्स की कमी से मनुष्यों में रोग होता है। ठीक है ना, और उस एडिसन डिजीज को भी इन्होंने बताया था कि हार्मोन्स की कमी से मनुष्यों में एडिसन नामक रोग भी होता है। और एक और साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं हक्सले साहब। हक्सले ने क्या बोला था, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर टर्म दिया था। ठीक है, यानी इस हार्मोन्स को केमिकल जो मैसेंजर टर्म दिया था, किसने, हक्सले साहब ने। ठीक, हक्सले साहब ने हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर टर्म दिया था। क्लियर, तो ये तो थोड़ा बेसिक चीज हो गया। अब आप इसमें जो याद करेंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो पूछा गया है फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के पिता कौन है। बाकी चीजों को अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक, अब उसके बाद मिटा दो, लिख लिए आपको। ठीक, अब उसके बाद जो हमको इस चैप्टर में जिस ग्लैंड की स्टडी करनी है, पहले हम उसकी एक लिस्ट लिख लें। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो सही। पहला है आपका पीनियल ग्लैंड्स, दूसरा है आपका थाइमस ग्लैंड, तीसरा है आपका
पिट्यूटरी, थायराइड, थायराइड के बाद फिर है आपका पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद फिर है आपका एड्रिनल। ये 6 ग्लैंड्स हैं आपके। इन 6 ग्रंथियों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं ग्लैंड से आपके आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। लिख लीजिए पहले। दीपक जी, लास्ट वाली है एड्रिनल ग्लैंड्स, ADRINAL। इसको हम अधिवृक्क भी बोलते हैं। आप लोग लिखिए, मैं बस 2 मिनट में है। एड्रिनल ग्लैंड्स को फर्स्ट हार्मोन्स डिस्कवर्ड सिक्रेटिंग। अच्छा, एक मिनट जरा आप लिखना, आप लोग बंद करिए। जो आपको PDF मैंने भेजा था, तो 1 मिनट। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा मैसेज जब मैं पूछूंगा तब आप बताइएगा। साइटोलॉजी का PDF मिल चुका है। साइटोलॉजी का मिल चुका है।
साइटोलॉजी के बाद जेनेटिक्स का, देन थर्ड आपका जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन और उसमें जो कार्डियोलॉजी, ये मिला है। मैं ब्लड की मैं बात कर रहा हूं, ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियोलॉजी, हार्ट जिसमें था, हार्ट की फिजियोलॉजी, हार्ट वाला नहीं है, लास्ट ठीक, ब्लड सर्कुलेशन एंड कार्डियोलॉजी, यानी कि ब्लड स्टडी तक आया है, उसके बाद नहीं। ठीक है, यानी आपको ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोलॉजी, एक्सक्रीशन भी नहीं मिला होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और उसके बाद नर्वस सिस्टम अभी तो खत्म हुआ है, नर्वस सिस्टम का नहीं मिला, देन फिर आपका एंडोक्राइन। ठीक, यानी प्रॉपर वेब में जिसको भी मिला है साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का, है ना, साइटोलॉजी जेनेटिक्स, और ब्लड में सिर्फ ब्लड ग्रुप तक का होगा, ब्लड ग्रुप। ओके ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेशन, एक मिनट आप लिखना बंद कर दिए, ब्लड सर्कुलेशन और इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोलॉजी, एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम, ये भी पीडीएफ बचा हुआ है। ठीक है, ओके, और एंडोक्राइन, ये सारे पीडीएफ आज भेज दिए जाएंगे, मैं अपने तरफ से भेज दूंगा इसको। ओके ठीक, यही पता करना था, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था कि कौन सा पीडीएफ गया, कौन सा नहीं गया। चलिए, मैं नोट कर लिया हूं, मैं भेज दूंगा आज। समझ गया मैं, ब्लड ग्रुप मिल गया होगा आपको, ब्लड सर्कुलेशन तक का मिला होगा, उसके बाद हार्ट का नहीं मिला होगा, कार्डियोलॉजी वगैरह। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको, अब गैलेक्सी की सिलेबस, मैं कैसे सिलेबस आपको लिखवाऊं कि बोर्ड पे, सिलेबस लिखवाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड्स, हाँ बिल्कुल, नहीं नेहा पांडे जी, जो यूपी पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम में थोड़े से और चैप्टर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, 2-3 चैप्टर और बढ़ जाते हैं, बाकी तो अब सिलेबस तो दोनों का सेम हो चुका है। अब यूपी पीसीएस भी मेन फोकस करने लगा है आपके टेक्नोलॉजी पर। बोलने से रिकॉर्डिंग थोड़ी हो पाएगी ज्योति जी, आप मेल कर दीजिएगा हमको, मैं आपको सिलेबस मेल कर दूंगा, मैंने बना कर रखा है साइंस टेक का, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, किसी का आया था मेरे पास मेल, मैं भी आज मैं भेज दूंगा आपको। हाँ सचिन जी, साइंस टेक के नोट्स भी मैं दूंगा, काहे परेशान हो रहे हैं। चलिए, पीनियल ग्लैंड्स,
अब इस पीनियल ग्लैंड्स को कई नामों से अच्छा ठीक है जी। पीनियल ग्लैंड्स, इस पीनियल ग्लैंड्स को हम बोलते हैं, कई नामों से पुकारते हैं। इसको हम ब्रेन सैंड भी बोलते हैं, ब्रेन सैंड बोलते हैं। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। SAN, ये नहीं लिखना है, SANJAY sanjay.me79@gmail.com, ये मेल आईडी है, ठीक। sanjay.me79@gmail.com। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, या इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको हम बोलते हैं थर्ड आई, तीसरी आंख भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि पीनियल ग्लैंड्स को इन तीन नामों से भी पुकारा जाता है। और वो तीन नाम आपके कौन से हैं? ब्रेन सैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक और थर्ड आई, ठीक है। और कहीं कहीं तो इनको आत्मा का स्थान, प्लेस ऑफ स्पिरिट के भी नाम से पुकारते हैं, उससे मतलब नहीं। अब देखिए ये होता क्या है, जो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, ये पीनियल ग्लैंड्स कहां होती हैं? आपके ब्रेन के डायंसिफेलॉन से उसमें भी मैंने बताया था, याद करिए, डायंसिफेलॉन में, उसमें मैंने बोला था कि यही से पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स निकलती हैं, बोला था डायंसिफेलॉन पढ़ाते वक्त। तो अब ये जो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, ये पीनियल ग्लैंड्स जो होती हैं, ये डायंसिफेलॉन से जुड़ी रहती हैं, ठीक। और 4 से 5 या मैक्सिमम 5 से 6 महीने की उम्र तक होते होते कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण, कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण ये पीनियल ग्लैंड्स क्या होती हैं? टूट जाती हैं, और टूटकर बालू के कणों के जैसे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। जो हमारी पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, ये डायंसिफेलॉन से जुड़ी होती हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 5 से 6 माह की उम्र तक आते आते 5 से 6 माह की उम्र में ये जो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण टूट जाती हैं, और टूटकर बालू के कणों के जैसे छोटे छोटे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इनको इसीलिए हम बोलते हैं ब्रेन सैंड। क्या बोलते हैं? ब्रेन सैंड बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करती हैं? जैसे ही ये बालू के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कब? 5 से 6 महीने की उम्र के बाद। फिर उसके बाद ये रुधिर के माध्यम से आपके पूरे शरीर में क्या करती हैं? ट्रेवल करने लगती हैं, और फिर ये पहुंचती हैं आपके त्वचा में, स्किन में पहुंचती हैं। और स्किन में एक कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स सेल। मेलानोसाइट सेल कोशिका को ये क्या करती हैं? उत्तेजित करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, और एक्टिवेट करके मेलानिन नामक हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है, ठीक। मेलानिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है। और ये जो मेलानिन हार्मोन्स है, ये आपके शरीर में क्या करता है? त्वचा के रंग को
प्रभावित करता है। यानी हमारे शरीर में जो त्वचा का रंग होता है, दीप शिखा दी वॉइस इज नॉट क्लियर। क्यों, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? सब लोग बोल रहे हैं आवाज सही आ रही है, आप दीप शिखा जी बोल रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही है, नहीं मेरी आवाज तो ठीक है। अब यहां से आउटपुट सही जा रहा है, सिस्टम से आउटपुट सही जा रहा है कि नहीं, हमको नहीं पता है ना? चलिए ओके ओके, अच्छा चलिए, वो सर देखे होंगे, बैठे होंगे, वो सही कर देंगे, आवाज वो भी सुन रहे हैं। हाँ अभी बता रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक, देखिए जो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, ये पीनियल ग्लैंड्स हमारे मस्तिष्क में, हाँ मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूं पूर्वी जी, पूरा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, ये मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन भाग से जुड़ी होती हैं, पहली चीज, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो ये होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, यानी 5 से 6 माह की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण, ठीक है, कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण ये जो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और टूट के जैसे छोटे छोटे बालू के कण नहीं होते हैं, उसी रूप में ये परिवर्तित हो जाती हैं। इस वजह से इनको हम ब्रेन सेंट बोलते हैं। और ये छोटे छोटे कणों के रूप में जब टूट जाती हैं, तो टूटने के बाद ये पहुंच जाती हैं आपके ब्लड में, ब्लड के माध्यम से ये पहुंचती हैं आपकी त्वचा में। त्वचा में पहले से ही मौजूद है मिलेनोसाइट्स कोशिका। ये मिलेनोसाइट्स कोशिका को क्या करती हैं, सक्रिय कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। जहां फ्लैश है यहां पे लिखा हुआ है आपका सक्रिय। तो अब ये क्या करती हैं, मिलेनोसाइट्स कोशिका को जब ये एक्टिव कर देती हैं, तो एक्टिव करने के बाद इन्हीं मिलेनोसाइट्स कोशिका से क्या निकलता है आपका, मिलेनिन हार्मोन्स, ठीक। अब ये मिलेनिन हार्मोन्स क्या करता है, आपकी त्वचा का रंग प्रदान करता है, क्योंकि इस मिलेनिन हार्मोन्स में मिलेनिन पिगमेंट होता है, वर्णक होता है छोटा सा, ठीक है, जो त्वचा के प्रति क्या होता है, सुग्राही होता है, सॉरी लाइट के प्रति सुग्राही होता है। तो इसी मिलेनिन हार्मोन्स के कारण आपकी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। इसीलिए जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो आप 3-4 महीने तक या 5-6 महीने तक ये नहीं कह सकते हो कि वो गोरा होगा कि या सांवला होगा या फिर काला होगा, नहीं बता सकते हो तब तक जब तक कि उसका पीनियल ग्लैंड्स टूटकर ब्रेन सैंड में ना बदल जाए और उसके शरीर से मिलेनिन हार्मोन्स स्रावित ना हो, ठीक। अब ये जो मिलेनिन हार्मोन्स होती हैं, ये तापक्रम के द्वारा भी प्रभावित होती हैं। ज्यादा टेम्परेचर में मिलेनिन ज्यादा निकलता है, कम टेम्परेचर में मिलेनिन कम निकलता है। अगर ज्यादा मिलेनिन निकलेगा तो आपके त्वचा का रंग उतना ही सांवला और काला होता जाएगा। जितना कम मिलेनिन स्रावित होगा उतने ही आप क्या होगे, गोरे होगे, है ना। सुंदर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, है ना, काले और गोरे की मैं बात कर रहा हूं, है ना। गोरापन सुंदरता की निशानी नहीं होती है, इतना भी आप जान लीजिएगा, है ना। कोई सुंदर है नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो देखने का नजरिया होता है। तो काला और गोरे की यहां पे बात हो रही है। जितना मिलेनिन हार्मोन्स निकलेगा उतना ही आपकी त्वचा का रंग सांवला, और जितना कम निकलेगा उतना ही आपका गोरापन होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसी जगह जहां पे गर्मी अधिक पड़ती है, जहां पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं आपके, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, तो जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, या जो जो ऐसा स्थान जहां गर्मी अधिक पड़ता है,
तो उन जगहों पे जो रहने वाले निवासी होते हैं वो सांवले काले होते हैं, और जहां ठंडी अधिक पड़ती है वहां के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, है ना। तापक्रम के द्वारा तो ये प्रभावित होती है। अक्सर कई लोगों को रात में लाइट जलती है तो सोने की नींद नहीं आती है उनको, तो इसका भी एक रीजन है। लाइट जलती है तो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आपको नहीं महसूस होता, आपकी स्किन को तो होता है। स्किन पे लाइट पड़ेगी, मेलानिन निकलेगा, और जितना मेलानिन निकलेगा उतनी ही आपको कम नींद आएगी, और जितना कम मेलानिन निकलेगा उतनी आपको नींद ज्यादा आएगी। इसीलिए आप जाड़े में तान कर सोते हो ज्यादा देर तक, है, ठंडी में ज्यादा सोते हो। तो ये तापक्रम के द्वारा भी प्रभावित होती है। तो कुछ लोगों को लाइट जलते हुए नींद नहीं आती है, तो उसका एक रीजन आपका मेलानिन भी होता है। इसीलिए जो महिलाएं क्रीम लगाती हैं, है ना, वो होता है नाइट क्रीम होता है ना। लड़के नहीं जानते हैं, लड़के तो बोरो प्लस और बोरोलीन वगैरह आता है, इसी से काम चला लेते हैं। नहीं बहुत होता है तो 25 रुपए की फेयर एंड हैंडसम खरीद लेते हैं, है ना, शाहरुख खान जिनके ऐड करते हैं। बाकी नाइट क्रीम आता है, और उस नाइट क्रीम को लगाया जाता है लाइट बंद करने के बाद, ठीक। और याद रखना, जो नाइट क्रीम सुन रही है ध्यान से सुन ले, नाइट क्रीम लगा के अगर लाइट की रोशनी में गई तो आपकी त्वचा जो होती है ना, वो जो 10 साल में खराब होने वाली होती है वो 5 साल में खराब हो जाएगी। तो इन सब क्रीमों का ध्यान से इस्तेमाल किया करो। हाँ, ज्यादा निकलने पर नींद कम आती है, ठीक है। अब जो आप क्रीम खरीदते हो उस पे देखो लिखा होता है ना SPF, ध्यान से देखना, क्रीम पर लिखा होता है SPF, उसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फार्मूला। यानी आपकी त्वचा को वो क्रीम क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो जब ये अल्ट्रावायलेट किरणें आपके शरीर पर नहीं पड़ती हैं तो मेलानिन का सिक्रीशन भी नहीं होता है, और आपकी त्वचा सुंदर दिखती है। तो यहां पर हमारा मतलब होता है मेलानिन हार्मोन्स का। आपकी त्वचा का जो रंग होता है वह मेलानिन हार्मोन्स के द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये काम है आपके पीनियल ग्लैंड्स का। यानी जो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं ये आपके मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन से जुड़ी होती हैं। कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण, अब आप कब जानोगे कि कैल्शियम आयन, ये जो बच्चे का तालु भाग होता है ना, कड़ा हो जाता है उस समय, कैल्शियम आयन के संग्रह के कारण ये टूटकर ब्रेन सैंड में बदल जाती है, और ब्रेन सैंड क्या करती है, फिर त्वचा में उपस्थित मेलानोसाइट्स कोशिकाओं को सक्रिय करके वहां से मेलानिन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, और यही मेलानिन हार्मोन्स क्या करता है, आपकी त्वचा का रंग प्रदान करता है, ठीक। इतना काम है। और मेलानिन हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है, श्रावण जो होता है, वो आपके तापक्रम के द्वारा भी प्रभावित होता है। ज्यादा ताप में इनका सिक्रीशन ज्यादा होगा, और जब इनका श्रावण ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी त्वचा का जो रंग होगा वो सांवला होगा, कम होगा तो गोरा होगा, ठीक है। इनको थर्ड आई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ समय तक रहती हैं, उसके बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस वजह से इनको हम थर्ड आई भी बोल देते हैं, और इस वजह से हम इनको एक तरीके से आत्मा का स्थान भी बोलते हैं, प्लेस ऑफ स्पिरिट भी बोलते हैं। ज्यादा कैल्शियम लेंगे तो मेलानिन हार्मोन्स ज्यादा होगा ना। वो एक बार टूट गया तो सर टूट गया दीपिका जी, ऐसा थोड़ी कि ज्यादा कैल्शियम लेंगे तो आप सांवली हो जाएंगे ना। पीनियल ग्लैंड जो थी वो टूट गई, टूट के आपके बॉडी में सर्कुलेट हो गई, ठीक है, अब नहीं होगा। फेस पे स्टेन आने का जो कारण होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो समय के साथ ठीक हो जाता है। जो सांवले हैं जिनको नींद आती है उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन खाओ। विटामिन सी से नहीं सान्या जी, विटामिन ई से होता है, इसीलिए क्रीम में विटामिन ई का इस्तेमाल होता है।
हाँ बिल्कुल दिव्या जी, बॉडी में तो मिलेनिन रहती ही है, वो नेचुरल चीज है, इसलिए तो कोई क्रीम आपको गोरा और सांवला नहीं कर सकती है ना, जो नेचुरली है वो चीज तो रहेगी आपके अंदर। क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो साउथ अफ्रीका की सारी प्रजातियां गोरी हो जाती ना, कौन सांवला होता। भाई मैंने बताया कि मिलेनिन त्वचा के रंग के साथ साथ आपके सोने और जगने को भी थोड़ी बहुत नियंत्रित करती है, तो पूरा सोना जगना इसी के ऊपर थोड़ी डिपेंड है। सन प्रोटेक्शन फार्मूला में जो लिखा रहता है 31, 32, जो 40 लिखा होता है, वो उसकी अल्ट्रावायलेट किरणों की फ्रीक्वेंसी को, यानी उतने फ्रीक्वेंसी को वो रोक सकता है, वो लिखा होता है। ठीक, और उसकी भी जरूरत नहीं होती है, विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल करो, एक पूरे क्रीम का बाप होता है। सही कहा दीपक जी। गोरापन सांवलापन क्या फर्क पड़ता है, एपीजे कलाम को देख लो, पीनियल ग्लैंड 4-5 महीने के आसपास टूट जाता है सब में, इनका अस्तित्व केवल 5-6 महीने तक ही रहता है। क्योंकि सेल्स जो होती हैं उस टाइप के केमिकल सब्सटेंस की आदी हो जाती है, ठीक है, इस वजह से आदमी क्या हो जाता है, उसका एक एडिक्ट हो जाता है उसका। वेटनोवेट सी एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, एंटी फंगल भी क्रीम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सिजोफ्रेनिया डिमेंशिया से संबंधित डिजीज है, ठीक है। जीन्स भी रंग निर्धारित करता है, तो पीनियल ग्रंथि को बनाने वाला कोई ना कोई जीन्स ही तो होगा ना एम्ब्रियोनिक अवस्था में। हाँ बिल्कुल, क्लास ओवर है, कल हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की चर्चा करेंगे, वो है आपका थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब जिस पूछना है तो आप फिर, फेस पर पिंपल्स होने का कोई दवाई है क्या, बहुत सारी दवाई है, मार्केट में ले लो जाके। अरे आराम से प्रोटीनियस चीज खाओ, अभी यंग एज के हो, पिंपल्स निकलता ही है, फिर अपने आप सही हो जाता है। क्रीम लगाने से इंस्टेंट ग्लो इसलिए हो जाता है कि उस क्रीम में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए आपको इंस्टेंट ग्लो नजर आता है, ठीक है। हाँ, पिंपल्स जो निकलते हैं, पिंपल्स निकलने का कारण होता है क्योंकि आपकी जो एज है, एज आपकी जब ग्रोथ करती है तो कई प्रकार के हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं, एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज होता है, तो और फिर अगर चेहरे पे डस्ट वस्ट चला जाए तो वो हार्मोन्स और डस्ट के जब टच में आते हैं तो स्किन को वो स्वेल कर देते हैं, इसलिए आपके पिंपल्स निकल आते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब सचिन जी सूंघने का कार्य करती है। ठीक है, मैं देख लूंगा, मेल में देख लूंगा। एक क्वेश्चन था, क्या था, डीजी टीजी कुछ भेज रही थी कोई, डीजी 14 जी,
ये कहां पढ़ लिया कंचन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं दीपाली। नींद क्यों आती है? क्या क्वेश्चन है। अब कंचन जी इसको कल पूछेगा, मेरे अभी माइंड में वो नहीं कर रहा है कि DG4G मैंने देखा नहीं है। आज निकला है कंचन जी? कब निकला है? बौनापन नॉर्मली प्रोटीन्स की कमी से होता है। अच्छा ठीक है, मैंने देखा नहीं न्यूज, तो मैं देख लूंगा। ये डेली कुछ ना कुछ कोरोना से रिलेटेड निकलता है, तो हो सकता है कि ये जीन होगा, DG4D जीन या म्यूटेंट जीन होगा। हाँ, पिनियल ग्लैंड ब्रेन के डायंसिफिलॉन से जुड़ी होती है। केराटिन प्रोटीन लॉस हो जाती है शुभम कुमार, इसलिए हमारा हेयर व्हाइट हो जाता है। हचिंजन जीन से ही प्रोजेरिया होता है। हाँ बिल्कुल सही है सचिन जी। बोनापोन प्रोटीन्स की कमी से भी होता है और आपके हार्मोन्स की भी कमी से होता है। ये कंचन जी आज के साइंस टेक वाले चैप्टर में आया हुआ है ये। अच्छा ठीक, ओके। एस्पार्टिक एसिड डी, ठीक। ठीक है, मैं देख लूंगा, बस आप इसको समझिए सिंपल जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। यूपीएससी में इसका नाम कभी नहीं पूछेगा, बस कारण पूछेगा, रीजन, जीन म्यूटेशन। हाँ ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। अब जो भी लक्षण हो रहा है बगैर जीन के म्यूटेशन के, बगैर जीन में परिवर्तन के कारण तो कोई लक्षण प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो आप बस समझिए जीन में परिवर्तन होगा तो कोई ना कोई लक्षण उत्पन्न होगा। और वैसे भी जो कोरोना वायरस का जो डीएनए है, आरएनए है, वो अपने आप को तो रेप्लिकेट कर ही रहा है, चेंज तो कर ही रहा है। हाँ, RS-TB में हाँ बिल्कुल, आप देखते रहिए, उसका करंट बनाते रहिए, नोट करते रहिए। करंट के लिए तो बस एक ही चीज है, आपको रामबाण है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते रहिए। न्यूज़पेपर की एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल मैगजीन के सहारे रहेंगे, तो आपका करंट कभी तैयार नहीं होगा। आपको ये लगता है कि हम विजन पढ़ लें, IAS बाबा पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर। यूरोक्रोम केमिकल ये आपके लीवर में बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण, जिसके कारण हमारे यूरिन का कलर पीला दिखता है, पीले रंग का होता है।
जो डोपामिन प्रोटीन होता है हिपैटोलॉजी, रोधिक कोशिकाओं का अध्ययन। डोपामिन जो प्रोटीन होता है, ये जो डोपामिन प्रोटीन होता है, ये एक प्रकार के प्रोटीनियस पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऋषभ गुप्ता, हाइटिस हार्निया, ये जो पेट की दीवार होती है, पेट की दीवार का कमजोर होना, उसको हाइटिस हार्निया बोलते हैं। एनोस्मिया, सूंघने की क्षमता दीपाली जी समाप्त हो जाती है। सेरिब्रल प्लेसी खुद एक रोग है, ठीक है, ये खुद एक रोग है जो बच्चों में होता है सेरिब्रम की खराबी के कारण। मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, इसकी दवाएं चलती हैं, ठीक हो जाता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। शिवानी जी, किसके लक्षण? बेसल गैंग्लिया, ये तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, उनको हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। कोई जोरी नहीं है, इंपल्स ज्यादा होगा तो पेन भी ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं, डिपेंड करता है किस टाइप का इंपल्स है। मैंने थप्पड़ मारा, ये चोट का इंपल्स है, ठीक। बेसल गैंग्लिया काम नहीं करती हैं, ठीक है, और जब बेसल गैंग्लिया काम नहीं करती है तो उनमें कंपन शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जी मिलेगी नहीं, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनमें कंपन शुरू हो जाता है। दीपाली जी, न्यूरोट्रांसमीटर वे पदार्थ होते हैं जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और न्यूरो इनहिबिटर वे पदार्थ होते हैं जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को घटा देते हैं। बिल्कुल खराब नहीं होती। इपिनेफ्रिन, ये भी एक प्रोटीन पदार्थ है, ये हार्मोन्स भी होता है, ठीक है, जो नर्व इंपल्स को बढ़ाने के लिए काम करता है। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप फ्रूट ले रही हो तो विटामिन सी उसमें पूर्ति हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दीपाली जी। ब्रेन का जो डायंसिफेलान होता है, मस्तिष्क का ये पहला पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है डायंसिफेलान, जहां से पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं,
और ये जो डायनसिफिलान है, ये दो पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं थैलेमस और दूसरे को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ठंडे, दर्द एवं गर्म को पहचानता है, ठंडा, गर्म एवं दर्द को। जबकि आपका हाइपोथैलेमस जो है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। बीपी लो के लिए कौन सी टैबलेट होती है? नो, बिल्कुल नहीं। टैबलेट का नाम नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। वो इसलिए नहीं बताऊंगा कि बेगर पेशेंट की कंडीशन देखे आप किसी को भी टैबलेट नहीं दे सकते, विशेष तौर से एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक, जनरली बीपी लो है उनको थोड़ा सा उनको कॉफी पिलाओ। और मेन है आपका अर्जुन का छाल आता है, आपको मिल जाएगी अर्जुन के छाल का पाउडर। उनको गर्म पानी में बॉयल करके छान कर डेली सुबह उनको खाली पेट दीजिए। प्रेशर जो होता है चाहे हाई से लो, लो से हाई, वो सब मैनेज हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में सेम टाइम सेम क्लास। टॉपिक हमारा रहेगा क्या था? पिनियल ग्लैंड के बाद फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू। हाँ, सुप्रभात अरविंद कुमार जी। ठीक हूँ दीपक जी। गुड मॉर्निंग सबको। हो गया, मॉर्निंग गुड सबका रहता है। चलिए।